नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारे प्रश्न होंगे विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के टॉपिक पे ये प्रश्न होगा, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के टॉपिक से जुड़ा ये प्रश्न है और आज का जो हमारा टॉपिक है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका ई प्रौद्योगिकी ई प्रौद्योगिकी की भूमिका कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये आज का हमारा टॉपिक है। कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा किसानों को, यदि हम देखें भारत सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के क्रम में जो विभिन्न ई पहलों की शुरुआत की गई है उन पर हम नज़र डालेंगे। तो पहला आज का विशेष रूप से जो टॉपिक है वो है कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका, और फिर भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए जो ई पहलों का शुभारंभ किया गया है उनके बारे में हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं एग्रीकल्चर भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा परीक्षाओं के लिए हमेशा रहा है। हमेशा चाहे कोई भी परीक्षा हो, यहाँ तक कि आईएएस के एग्ज़ाम में भी एक ज्वलंत टॉपिक ये रहा है और यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो उसी संदर्भ में इसको हमें देखना है। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कृषि की बात कर रहे हैं और वो भी भारत के संदर्भ में हम कृषि की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा भारत एक ऐसा देश है जहाँ कृषि क्षेत्र आधे से अधिक जो हमारा कार्यबल है, कृषि क्षेत्र आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। ठीक है, तो हमारा क्षेत्र कैसा है? हमारा, जब हम भारत के संदर्भ में कृषि की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है और सकल घरेलू उत्पाद में यदि हम बात करें तो लगभग 15 से 17% का योगदान देता है। सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में ये लगभग 15 से 17% तक का योगदान देता है। तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में यदि हम देख रहे हैं तो कृषि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, मुद्दा है। कृषि एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि भारत की आधे से अधिक जो भारत का कार्यबल है उसको रोजगार कृषि क्षेत्र से मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद की जब बात करते हैं तो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी कृषि क्षेत्र 15 से 17% का योगदान देता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को जानने के लिए वर्तमान समय में ई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान समय में ई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यदि हमें वास्तविक क्षमता जानना है, इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को जानना है और आज के समय में compete करना है अन्य देशों से, तो हमें ई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही पड़ेगा, उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं डिजिटल प्रौद्योगिकियों की जब बात करते हैं तो उसका लाभ उठाकर सरकार कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने, बाजार पहुंच में सुधार और किसानों की आजीविका को समृद्ध करने के उद्देश्य से कई सारी पहलों को जो है वो संचालित कर रहा है। तो हमने देखा कि भारत के संबंध में, भारत एक ऐसा देश है जहां कृषि क्षेत्र आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, सकल घरेलू उत्पाद में 15 से 17% की हिस्सेदारी रखता है, और इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को जानने के लिए हमें ई प्रौद्योगिकी जो है उसका उपयोग करना है। ई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। डिजिटल जो प्रौद्योगिकियां हैं उसका लाभ उठाकर सरकार कृषि उत्पादकता को बढ़ाने,
बाजार पहुंच में सुधार और किसानों की आजीविका को समृद्ध करने के उद्देश्य से कई सारे पहलों को संचालित कर रही है। अब यदि हम बात करें कि कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका, कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका, ई प्रौद्योगिकी की भूमिका, ई प्रौद्योगिकी की भूमिका कहाँ पे? कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका। सबसे पहले हम देखते हैं सटीक खेती। सटीक खेती, सटीक खेती से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? सटीक खेती का मतलब जैसे आप जानते हैं ई प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग, ई प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग, बहुत सारे रिमोट सेंसिंग उपग्रह लगातार भेजे जा रहे हैं, आप उनके बारे में जानकारी रखते होंगे। रिमोट सेंसिंग, जीपीएस आधारित मृदा मानचित्रण, जीपीएस आधारित मृदा मानचित्रण, ठीक है, जीपीएस आधारित मृदा मानचित्रण और परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी जैसी सटीक कृषि तकनीकों को ये सक्षम बनाती है, ठीक है, जो संसाधन उपयोग को अनुकूलित करती हैं और अपशिष्ट जो होता है, कृषि अपशिष्ट जो होता है, अपशिष्ट को कम करती हैं और उत्पादकता को बढ़ाती हैं, ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या देखने को मिल रहा है? सटीक खेती। जब हम ई प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ई प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग, जीपीएस मृदा आधारित मृदा मानचित्रण, परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी जैसी सटीक कृषि तकनीकें जो हैं वो इसको सक्षम बनाती हैं, जो संसाधन उपयोग को अनुकूलित करती हैं और अपशिष्ट को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती हैं। दूसरा, रिपोर्ट से पता चलता है कि जो कृषि या इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर आईओटी है, इसका उपयोग करके सटीक खेती के साथ जल के उपयोग को भी 30% कम किया जा सकता है। मतलब जो कृषि क्षेत्र में जल की आपूर्ति होती है विभिन्न फसलों के लिए, जो हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, सिंचाई व्यवस्था जो हम करते हैं, यदि हम विभिन्न एग्रीकल्चर तकनीकों को अपनाते हैं, एग्रीकल्चर आईओटी को यदि हम पैमाने पर रखते हैं, तो जो जल की आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, वह भी हम 30% तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ई प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है कृषि क्षेत्र में कि भैया सटीक खेती के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। दूसरा, मौसम और जलवायु के वास्तविक समय की जानकारी, मौसम एवं जलवायु के, मौसम एवं जलवायु के वास्तविक समय की जानकारी, वास्तविक समय की जानकारी, ठीक है, मौसम और जलवायु के वास्तविक समय की जानकारी। आप जानते हैं कृषि के क्षेत्र में यदि हम बात करें, एग्रीकल्चर की फील्ड में यदि हम बात करें, तो मौसम और जलवायु का एक महत्वपूर्ण योगदान इसकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी उत्पादकता से जुड़ा होता है। किसान जो हैं विभिन्न जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसान विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, किसान विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, वास्तविक समय के मौसम क्या होगा, मतलब मौसम के पूर्वानुमान, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु डेटा, जलवायु डेटा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो डेवलप किए गए हैं, जिनके माध्यम से हम मौसम की वास्तविक जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु डेटा के साथ साथ जो प्रारंभिक चेतावनियां होती हैं, मौसम से संबंधित जो प्रारंभिक चेतावनियां होती हैं, उनके बारे में हम सही समय पे जानकारी कर सकते हैं और इससे बेहतर योजना एवं निर्णय लेने में हमें सहायता मिलती है, ठीक है, बेहतर योजना और निर्णय लेने में हमें सहायता मिलती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो एक्वा वेदर हो गया, एक्वा वेदर, एक्वा वेदर के साथ मौसम हो गया, एक्वा वेदर मौसम, जो कि विशेष रूप से ये ऐप हैं जो IMD द्वारा विकसित किए गए हैं,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा विकसित किए गए हैं। इस प्रकार के जो मौसम मोबाइल ऐप हैं ये मौसम की सही और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करते हैं। मौसम की सही जानकारी देते हैं और जिस क्षेत्र में उपयोगकर्ता इनका उपयोग करना चाहता है उस क्षेत्र के बारे में ये सही जानकारी देते हैं। इससे मौसम पूर्वानुमान रडार छवियों तक पहुंच सकते हैं और जो मौसम संबंधी घटनाएं होने वाली होती हैं उनकी पहले जानकारी कर हम एक प्रकार से कह सकते हो कि सतर्क रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलता है बाजार आसूचना। क्या देखने को मिलता है? बाजार आसूचना। बाजार आसूचना ये भी ई प्रौद्योगिकी के कारण ही सक्षम हो पाया है। बाजार आसूचना का मतलब जो ई प्लेटफॉर्म है, जो ई प्लेटफॉर्म हैं किसानों को बाजार की कीमतों, ई प्लेटफॉर्म क्या कर सकते हैं? किसान जो है इनको जो बाजार की कीमतें हैं, ठीक है, मांग के जो रुझान है कि क्या मांग होगी किसी फसल के, मांग के रुझान की जानकारी और आपूर्ति श्रृंखला की जानकारी, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला के बारे में नवीनतम जानकारियां प्रदान कर सकते हैं। मतलब यदि कोई किसान है वो ई प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है तो वर्तमान में फसल की क्या मांग चल रही है, आपूर्ति कितनी उसकी हो रही है, उसका नवीनतम मूल्य क्या है, इन सब की जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो और इनकी जानकारी के आधार पर आप निर्णय ले सकते हो कि संबंधित फसल को अभी विक्रय करना है या उसको अभी सुरक्षित रखना है या उचित मूल्य होने पर उसका विक्रय करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं ई प्रौद्योगिकी के जरिए ही सक्षम हो पाया है। दूसरी, कृषि विशेषज्ञता तक पहुंच। कृषि विशेषज्ञता तक पहुंच। कृषि विशेषज्ञता तक पहुंच। कृषि विशेषज्ञता तक पहुंच की जब बात करते हैं तो जो ई प्रौद्योगिकी है ऑनलाइन मंचों, ई प्रौद्योगिकी ऑनलाइन मंचों, वीडियो ट्यूटोरियल और आभासी सलाहकार सेवाओं के माध्यम से जो कृषि ज्ञान है, सर्वोत्तम प्रथाएं जो भी होती हैं कृषि की, मतलब कृषि से संबंधित यदि कहीं पे आपको तकनीकी सलाह की ज़रूरत है, तकनीकी मशवरे की ज़रूरत है, किसी क्षेत्र के बारे में आपको नहीं पता, किसी फसल के बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है, तो जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उन तक जुड़ने के लिए भी आप ई प्रौद्योगिकी माध्यम का उपयोग कर सकते हो। और इससे क्या होता है, आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो आभासी सलाहकार हैं, जो कृषि ज्ञान इन पोर्टलों पर दिया गया है, उससे आप वो जानकारी लगभग आप वो जानकारी रख सकते हो जो एक विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ रखता होगा। मतलब इन पोर्टलों के उपयोग के माध्यम से आपको कृषि क्षेत्र के बारे में उतनी जानकारी हो जाती है जितना कि एक विशेषज्ञ को होती है। आप उसके समकक्ष जानकारी करने में सहायक होते हो और वह भी अपनी स्थानीय भाषा में। याद रखिए, यदि आप बंगाल के हैं तो बंगाली भाषा में, ठीक है, असम के हैं तो असमीज भाषा में, मतलब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में वो नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हो एम किसान पोर्टल है, किसान सुविधा पोर्टल है, एम किसान हो गया, किसान सुविधा हो गया। ये जो पोर्टल हैं ये उर्वरक सब्सिडी, मौसम, बाजार कीमतों जैसी जो विषय हैं उस पर जानकारी आपको देते हैं और किसानों को स्थानीय भाषा में कृषि कार्यों का प्रबंधन करने में ये सहायक होते हैं। इसके बाद और इससे क्या लाभ है? अगला लाभ आपको देखने को मिलता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। क्या है? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में यदि हम बात करें तो डिजिटल समाधान कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करते हैं। याद रखिएगा, डिजिटल समाधान जो हैं, जो कृषि आपूर्ति श्रृंखला है उसको क्या करते हैं? सुव्यवस्थित करते हैं। सुव्यवस्थित करते हैं।
कुशल ट्रैकिंग, कुशल ट्रैकिंग, कुशल ट्रैकिंग के साथ ट्रेसबिलिटी, ठीक है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को सक्षम बनाते हैं, अपशिष्ट को कम करते हैं तथा उपज की समय पर डिलीवरी करते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं आईआईटी रोपड़ है। आईआईटी रोपड़ ने एमबी टैग नामक एक आईओटी उपकरण विकसित किया है जो खराब होने वाले उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त टीकों आदि के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ एमबी टैग जो है ये तापमान डेटा लॉग उपयोगकर्ता को सलाह भी देता है परिवहन की गई वस्तु उपयोग योग्य है या परिवहन के दौरान कोल्ड चेन से समझौता किया गया है, ये सब जानकारी एमबी टैग देता है। तो इस प्रकार की तकनीकी आज के समय में हो गई हैं कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वहाँ पर भी किसानों को मदद मिल रही है। इसके साथ साथ बात आती है वित्तीय समावेशन की। इसकी बात आती है वित्तीय समावेशन की बात आती है। वित्तीय समावेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे है मोबाइल बैंकिंग, आप जानते हैं मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली जो है जैसे फ़ोन पे आपका हो गया, ठीक है, भीम यूपीआई हो गया। इस तरह से जैसे जो ई प्रौद्योगिकियाँ हैं इन्होंने किसानों के लिए वित्तीय समावेशन की जो सुविधा है उसको बढ़ाया है, जिससे उन्हें ऋण, बीमा और सरकारी जो सब्सिडी है उन तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई है, ठीक है। अब बात आती है किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा जो पहल की गई है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पहल है उसके बारे में। गवर्नमेंट की जो पहल है उसमें सबसे पहला जो देखने को मिलता है प्रमुख रूप से वो है डिजिटल इंडिया भू अभिलेख, या जिसको बोलते हैं DILRMP, हिंदी में इसी को बोलते हैं डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए पारदर्शी, इसका उद्देश्य किसानों के लिए पारदर्शी, कुशल भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना, ठीक है। तो एक जो पहल है इसका उद्देश्य है किसानों के लिए पारदर्शी कुशल भूमि प्रबंधन, जो डेटा हैं, जो अभिलेख हैं, उनका डिजिटलीकरण, उनका आधुनिकीकरण करना। दूसरा आप देख रहे होंगे सरकार द्वारा चलाई गई योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? यह किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है जिसमें मृदा की पोषक स्थिति होती है, मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी होती है और अनुशंसित उर्वरक खुराक, ठीक है, अनुशंसित उर्वरक खुराक शामिल होते हैं जिससे मृदा की जो आप कह सकते हो उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सके और उसका प्रबंधन अच्छे से हो सके। इसके बाद आपने सुना होगा ई नैम पहल को आपने सुना होगा, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जो किसानों को देश भर के खरीदारों से जोड़ता है। देश भर में कहीं भी मान लीजिए किसान ए पॉइंट पे है तो ये जो भी खरीदार हैं पूरे देश में उनसे ये जोड़ता है इनको, ठीक है, कि किसान अपने मूल्य, जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा मूल्य मिले वहाँ पे अपनी फसल को बेच सके और बिचौलियों का जो हस्तक्षेप होता है उसको कम करता है, ठीक है। ई नैम के बाद आपने सुना होगा किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप, किसान सुविधा मोबाइल ऐप की बात करें तो यह किसानों को मौसम, बाजार मूल्य,
पौधे की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं सहित अन्य जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आती है कृषि उड़ान की बात। कृषि उड़ान की बात करें तो होनहार नव प्रवर्तकों को संस्थागत निवेशकों से जोड़कर कृषि क्षेत्र में जो स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देने में ये मदद करता है। कृषि उड़ान क्या है? होनहार जो नव प्रवर्तक हैं उनको संस्थागत निवेशकों से जोड़कर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देना कृषि उड़ान का लक्ष्य है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको जो अतिरिक्त योजनाएं पता हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप बता सकते हो कि सरकार वास्तव में किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न ई पहलों की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। फिर भी डिजिटल विभाजन को खत्म करने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने और कृषि क्षेत्र में ई प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिकतम करने के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अभी लगातार प्रयास करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ग्रामीण जो हैं, जो किसान हैं, वो अभी भी इन जो ई पहले हैं इनको अभी तक स्वीकार 100% नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं वित्तीय साक्षरता का अभाव है, डिजिटली साक्षरता का अभाव है, तो उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं कृषि तकनीक स्टार्टअप के साथ सहयोग ई प्रौद्योगिकी को अपनाने में और तेज़ी ला सकता है और निश्चित तौर पे जो भारतीय कृषि है इसमें ये परिवर्तन ला सकता है। तो ये तो था आज का मुद्दा जिस पे आपको उत्तर लेखन करना है। सभी के बारे में हमने जिक्र किया। अब जो आपका टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं जिस पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, हमारा टॉपिक था कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका। कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका, उस पे हमने बात किया और देखा हमने कि कृषि क्षेत्र को किस प्रकार से बदल रही है ई प्रौद्योगिकी, किसानों को किस प्रकार से मदद मिल रही है इस ई प्रौद्योगिकी के मामले में, ई प्रौद्योगिकी से वो हमने देखा। और फिर हमने देखा कि भारत सरकार किसानों को लेकर के जो विभिन्न ई पहलों को चला रही है, नई नई ई पहलों को चला रही है, उसको किस प्रकार से किसानों ने स्वीकार किया है, क्या है उनमें, उसके बारे में हमने देखा। तो कुछ योजनाओं को हमने देखा और हमने ये समझने का प्रयास किया कि ई प्रौद्योगिकी जो है उससे किस प्रकार से लाभ किसानों को देखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको सबमिट करना है। प्रश्न क्या हो सकता है उसके बारे में हम ये पे चर्चा कर लेते हैं कि इससे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ई प्रौद्योगिकी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। भारत में वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। इसके साथ साथ इस संबंध में किसानों को सशक्त बनाने के क्रम में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की चर्चा कीजिए। क्या है? वर्तमान समय में भारत में कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। इस संबंध में किसानों को सशक्त बनाने के क्रम में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की चर्चा कीजिए। सबसे पहला काम क्या होता है? टॉपिक 1 स्टेप 1 क्या होता है? आपको कोई भी प्रश्न है उसको कम से कम 2 बार पढ़ना है, 2 टाइम्स रीड करना है। रीड करने के बाद स्टेप 2 आपका आता है कि जो भी प्रश्न आपने पढ़ा उसमें कुछ कीवर्ड होंगे, तो कीवर्ड्स को क्या होता है? अंडरलाइन करना होता है।
और जब कीवर्ड आपने अंडर कर लिया तो आप आते हैं, अंडरलाइन कर लिया तो आते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड आपका होता है कि अब प्रश्न को अच्छे से आप समझ गए हैं तो इसको लिखना किस प्रकार से, पैरावाइज लिखना है, कोई डेटा इनसे मेंशन करना है, किस प्रकार से लिखना है वो विचार करिए। स्टेप फोर आता है आपका कि प्रश्न कितने भागों में बटा है, ठीक है, कितने पार्ट में बांट के लिखना है। संबंधित प्रश्न को देखें तो 2 पार्ट में है। एक पार्ट में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करनी है और दूसरे भाग में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की चर्चा करनी है। और इसके बाद आपको कंटेंट इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद आपको राइट करना चाहिए। राइट करने के उपरांत एक बार कंप्लीट होता है 100% उत्तर, पुनः उसका आप इवैल्यूएशन करिए, मूल्यांकन करिए, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद जो कमी आपको नज़र आती है उसको दूर करिए। दूर करने के बाद एक सेकेंड उत्तर लिखिए और उस उत्तर को आप हम तक पहुंचाइए, तब जाके आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। और जिन्होंने इसको किया है आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये रेशियो बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर जो है वो आपकी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना बहादुरी नहीं है। जब तक मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने की स्थिति में आप नहीं आओगे, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर भी लेते हो तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो फोकस कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच हमें लेके चलना है। पीटी और मेंस को साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है, तब जाके हम सफल हो पाते हैं, ठीक है। तो कहीं भी कोई कमी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।